नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, व्याख्याता राजनीति विज्ञान। जैसा कि गत सत्र में आप लोगों से वादा किया था कि राजनीति विज्ञान की कक्षा 12 बोर्ड की जो किताब है, उसमें जो 2 किताबें हैं, उसके प्रत्येक अध्याय की चर्चा हम YouTube चैनल पर करेंगे। आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि गत वर्ष बोर्ड का जो एग्जाम हुआ राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए, उसके एग्जाम से 7 दिन पहले हमने 2 मॉडल पेपर और 2-3 वीडियो और डाले थे छोटे छोटे। उसमें से 80 में से 75 नंबर के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आए थे। विशेष रूप से हमने एक प्री बोर्ड लिया था और पहला जो मॉडल पेपर हमने यूट्यूब चैनल पर भी डाल रखा है, उसमें से लगभग 40 नंबर के प्रश्न आए थे। तो आप निश्चिंत रहिए, राजनीति विज्ञान की तैयारी आपको बहुत बेहतर तरीके से करवाएंगे। और पिछले जो वीडियोस हमने राजनीति विज्ञान के बनाकर डाले हैं, आप सब लोगों ने बहुत अधिक स्नेह दिया। विशेष रूप से मेरे राजनीति विज्ञान के व्याख्याताओं ने अपने विद्यार्थियों तक उन वीडियोज को शेयर किया था और विद्यार्थियों ने भी बहुत अधिक स्नेह दिया। मैं आशा करता हूं कि इस बार भी आप इन वीडियोज को कक्षा 12 के विद्यार्थियों तक पहुंचाएंगे और हम बेहतर तरीके से अध्ययन कीजिए। आइए बिना किसी औपचारिकता से हम चर्चा शुरू करते हैं। आपके राजनीति विज्ञान की 2 किताबें हैं कक्षा 12 बोर्ड के लिए। पहली किताब जो है स्वतंत्र भारत में राजनीति, हालांकि ये भाग 2 है, लेकिन हम पहले इसकी चर्चा करेंगे। और एक जो किताब है उसका नाम है समकालीन विश्व में राजनीति। लेकिन पहले हम जिस किताब की चर्चा करने वाले हैं वो है स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसमें 9 अध्याय है। इसमें 9 अध्याय है। जो समकालीन विश्व में राजनीति है उसमें भी 9 अध्याय है और दोनों किताबों से आप लोगों के 40-40 नंबर के प्रश्न आने वाले, कुल 80 नंबर के प्रश्न आप लोगों के बोर्ड के पेपर में आने वाले हैं। आज हम पहले अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे और स्वतंत्र भारत की राजनीति में क्या टॉपिक्स है, उनको कैसे पढ़ना है, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक बार आप लोगों को पूरा पाठ्यक्रम करवाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि नवंबर तक आपका पूरा सिलेबस व्यवस्थित रूप से करवा देंगे और उसके बाद में आप लोगों को 5 मॉडल पेपर हल करवाएंगे। वो मॉडल पेपर बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। बीच बीच में आपके टेस्ट पेपर भी आप लोगों की पीडीएफ आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। तो स्नेह बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों तक अवश्य इस वीडियो को पहुंचाइए, ऐसे मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, स्वतंत्र भारत की राजनीति जिसके बारे में हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं, जैसा कि किताब के हेडिंग से ही आप लोग समझ पा रहे हैं कि स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसका मतलब हमें 1947 से लगाकर वर्तमान समय तक की भारतीय राजनीति के बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है। आप सब जानते हैं कि 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को हिंदुस्तान आजाद हुआ। तो वहां से लगाकर यहीं से आप लोगों की किताब स्टार्ट होती है और वर्तमान की राजनीति तक हम लोगों को चर्चा करनी है। लेकिन क्या पढ़ेंगे इस किताब में, उसके बारे में यदि पहले 2-4 मिनट हम लोगों को चर्चा कर लेनी चाहिए। तो इस किताब में हम लोग 9 अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। इतिहास के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सब जानते हैं कि मुगल काल के बाद में ब्रिटिश काल रहा। अंग्रेजों से हम लोगों ने देश को आजाद करवाने के लिए एक लंबा संघर्ष किया, हम लोगों ने लंबी लड़ाई की। उसके बाद में आप जानते हैं कि लॉर्ड माउंट योजना के तहत जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। पिछले वर्ष ये सारी बातें आप लोग पढ़ चुके हैं। चलिए आते हैं सीधे अपने पाठ्यक्रम पर। हम लोगों को इस किताब में कुल 9 अध्याय के बारे में चर्चा करनी है। 9 अध्याय को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। 9 अध्याय को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। देखिए, पहले पाठ का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौती, दूसरे अध्याय का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर और तीसरे अध्याय का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। हम इन 9 अध्याय को 3 भागों में कैसे बांटेंगे, पहले तो यह चीज आप लोगों की मैं क्लियर कर लेता हूं। स्वतंत्र भारत की राजनीति के बारे में हम लोग जब चर्चा करते हैं तो पहले जो 3 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे उसमें स्वतंत्र भारत के समक्ष चुनौतियों की बात करेंगे। स्वतंत्र भारत के समक्ष चुनौतियां, स्वतंत्र भारत के समक्ष चुनौतियां। जिस समय हिंदुस्तान आजाद हुआ था उस समय हमारे देश के सामने मुख्यतः 3 बड़ी चुनौतियां थी, जिसमें से पहली जो चुनौती थी वो थी राष्ट्र निर्माण की चुनौती। पहली चुनौती थी राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। पहला अध्याय जो हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और दूसरी स्वतंत्र भारत के समक्ष जो चुनौती थी वो चुनौती थी लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती।
लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। और स्वतंत्र भारत के समक्ष जो तीसरी चुनौती थी वो थी नियोजित विकास की चुनौती, नियोजित विकास की चुनौती, नियोजित विकास की चुनौती। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान किन परिस्थितियों में आजाद हुआ था और स्वतंत्र भारत के समक्ष किसी भी स्वतंत्र देश के सामने कुछ चुनौतियां होती है। हिंदुस्तान जब स्वतंत्र हुआ उस समय भारत के सामने कितनी चुनौतियां थी? 3 चुनौतियां थी। तो स्वतंत्र भारत के समक्ष 3 चुनौतियां थी। पहली चुनौती थी राष्ट्र निर्माण की चुनौती। राष्ट्र निर्माण का मतलब था देश को एकता के सूत्र में बांधना, देश में एकता व अखंडता स्थापित करना। तो पहली स्वतंत्र भारत के समक्ष जो हमारी पहली जो प्राथमिकता थी, हमारी सरकार की जो पहली प्राथमिकता थी, हम सब की जो पहली प्राथमिकता थी, देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखना। तो पहली चुनौती राष्ट्र निर्माण की चुनौती, यानी कि एकता और अखंडता स्थापित करने की चुनौती, हिंदुस्तान को एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती। स्वतंत्र भारत के समक्ष दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही हम लोगों ने बहुत सी बातें तय कर ली थी कि आजाद भारत में क्या होगा। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हमने 2 बातें तय कर रखी थी। पहली, आजादी के बाद में हिंदुस्तान में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित होगी। हम लोकतंत्र के अलावा किसी भी शासन व्यवस्था के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। आप जानते हैं कि विश्व के अनेक देशों में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो स्वतंत्र हुए वहां पर लोकतंत्र के इतर शासन व्यवस्थाएं अपनाई गई, लेकिन हिंदुस्तान का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर था। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व ने इस बात को तय कर दिया था कि आजादी के बाद में भारत में केवल और केवल कैसी शासन व्यवस्था होगी? लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होगी। और दूसरी बात यह तय थी कि हिंदुस्तान में विकास की जिम्मेदारी सरकार की होगी। ये दोनों बातें हमने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही तय कर रखी थी। तो स्वतंत्र भारत के समक्ष जो दूसरी चुनौती थी वो थी लोकतंत्र की स्थापना करने की। आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती किस प्रकार से थी, कहां दिक्कत थी? संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया और प्रथम आम चुनाव हुए 1951-52 में और देश में लोकतंत्रात्मक शासन स्थापित हो गई आराम से। दिक्कत थी, क्या समस्या थी? समस्या यह थी कि केवल संविधान का निर्माण कर लेने से, केवल चुनाव करवा लेने से किसी भी देश में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित नहीं होती है। 1945 के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विश्व की जो परिस्थितियां थी वो क्या थी? उस समय एक बात तय थी, उस समय विश्व के केवल विकसित और शिक्षित देशों में ही लोकतंत्रात्मक शासन था। इस बात को बहुत ढंग से सुनिएगा आप लोग कि 1947 में विश्व के केवल विकसित व शिक्षित देशों में ही लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। अतः इस बात को माना जा रहा था कि लोकतंत्र केवल धनी देशों में और केवल शिक्षित देशों में ही संभव है, अर्थात गरीब देश और अविकसित देशों में, गरीब देशों में और अशिक्षित देशों में लोकतंत्र को स्थापित नहीं किया जा सकता है। और आप जानते हैं कि स्वतंत्रता के समय हिंदुस्तान में मात्र 15% लोग शिक्षित थे, यानी कि न तो हिंदुस्तान एक शिक्षित देश था और न ही भारत एक विकसित देश था। अतः एक अशिक्षित और एक अविकसित देश में लोकतंत्र की स्थापना करना यह हिंदुस्तान के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। और तीसरी हिंदुस्तान के सामने जो चुनौती थी स्वतंत्र भारत के समक्ष, यह थोड़ी अलग प्रकार की चुनौती थी, नियोजित विकास की चुनौती, अर्थात योजनापूर्ण तरीके से हिंदुस्तान का विकास करना। आप जानते हैं साथियों कि हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तब हिंदुस्तान की क्या स्थिति थी? पंडित नेहरू को जो प्रधानमंत्री की जो कुर्सी मिली थी वो कांटों से भरी हुई थी। अनेक प्रकार की समस्याएं हिंदुस्तान के सामने थी। देश में गरीबी, बेकारी बहुत बड़ी मात्रा में सामने खड़ी थी। ऐसी परिस्थितियों में संसाधन विहीन सरकार को देश के विकास की योजनाएं बनानी थी। प्रत्येक नागरिक ये अपेक्षा कर रहा था, ये आशा कर रहा था कि अब हमारी सरकार है, हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है, अतः हमारी समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के समक्ष कुल कितनी चुनौतियां थी? 3 चुनौतियां थी। पहली, राष्ट्र निर्माण की चुनौती, इसका मतलब एकता और अखंडता स्थापित करने की चुनौती, हिंदुस्तान को एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती। और दूसरी, हिंदुस्तान में लोकतंत्र की स्थापना करना। और तीसरा, नियोजित विकास की राजनीति। आप कहोगे ये सारी बातें हमारे साथ आप साझा क्यों कर रहे हैं? इसका कारण यह है कि इस किताब के प्रारंभिक 3 अध्याय है, उसमें हम स्वतंत्र भारत की 3 चुनौतियों के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग समझ गए होंगे कि राष्ट्र निर्माण की चुनौती,
पहले अध्याय में हम बात करेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में, अर्थात हिंदुस्तान में एकता और अखंडता किस प्रकार से स्थापित की गई और कौन कौन सी बाधाएं थी और उन बाधाओं का हमने किस प्रकार से समाधान किया। दूसरा, लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे दूसरे अध्याय में। एक दल के प्रभुत्व का दौर, ये जो एक दल के प्रभुत्व के दौर में हम जो जब चर्चा करेंगे, क्योंकि इस अध्याय में हम लोग प्रथम 3 आम चुनाव की बात करेंगे, 1952, 1957 और 1962। ये जो प्रथम 3 आम चुनाव हुए थे, इन 3 आम चुनावों के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। और आप जानते हैं कि इन प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला और पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने। इसी कारण से इस अध्याय का नाम क्या है? एक दल का प्रभुत्व का दौर। और किस दल का प्रभुत्व? कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व। लेकिन ये प्रभुत्व होने से पहले हिंदुस्तान में लोकतंत्र स्थापित करने के सामने कौन सी चुनौतियां थी, उस संदर्भ में चर्चा करते हुए हम एक दल के प्रभुत्व के दौर की चर्चा करेंगे। तीसरी जो स्वतंत्र भारत के समक्ष चुनौती थी वो थी नियोजित विकास की चुनौती। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नियोजित विकास की राजनीति, यानी अध्याय 3 में हमने किस प्रकार से विकास किया, विकास के कौन कौन से मॉडल हमारे सामने थे, उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला जो भाग रहेगा हमारा राजनीति विज्ञान में, जिसको मैं ए पार्ट कह सकता हूं, इसमें रहेगा राष्ट्र स्वतंत्र भारत के समक्ष 3 चुनौतियां, राष्ट्र निर्माण की चुनौती, एक दल के प्रभुत्व का दौर और नियोजित विकास की राजनीति। हम जो ब भाग में हम लोग चर्चा करेंगे, उसमें हम सबसे पहला अध्याय लेंगे कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। और इसमें हम बात करेंगे 1967 के जो चौथे लोकसभा के चुनाव थे, वो कांग्रेस प्रणाली के समक्ष चुनौतियां थी, क्योंकि भारत के लगभग 9 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की पराजय हुई थी और केंद्र में बड़ी मुश्किल से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। लेकिन पुनर्स्थापना 1971 का जो चुनाव हुआ था, ये जो 1971 का चुनाव था, इसमें कांग्रेस पार्टी की पुनर्स्थापना हुई इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक बार फिर से। लेकिन इन दोनों के बीच में हम बात करेंगे 1969 में जो कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ, इस विभाजन के पीछे क्या कारण थे, राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। किस प्रकार से नई कांग्रेस बनी, किस प्रकार से पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस के बीच में टक्कर हुई थी, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम जो अगला अध्याय पढ़ेंगे, छठा, लोकतांत्रिक व्यवस्था के समक्ष संकट। इसमें हम बात करेंगे 1975 में जो आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल की घोषणा की थी, उसकी बात करेंगे। हम बात करेंगे 1977 में जो चुनाव हुए थे, हम बात करेंगे 1980 में जो चुनाव हुए थे, इन चुनावों के बारे में चर्चा करेंगे। 1977 में जनता पार्टी की स्थापना और 1980 में एक बार फिर इंदिरा गांधी की जीत और कांग्रेस पार्टी की फिर से शासन व्यवस्था स्थापित होना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था के समक्ष संकट में। और इसी कड़ी में हम तीसरे अध्याय में बात करेंगे भारतीय राजनीति नए बदलाव। इसमें हम चर्चा करेंगे 1984, 1989, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004 में जो चुनाव हुए, इन सारे चुनाव की चर्चा हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे कि 1990 के बाद भारतीय राजनीति में किस प्रकार से क्या बदलाव आए। तो ये हो गया हमारा भाग ब। भाग ब में कौन कौन सा? कांग्रेस प्रणाली, पुनर्स्थापना और चुनौती। दूसरा, लोकतांत्रिक व्यवस्था के समक्ष संकट। और तीसरा, भारतीय राजनीति में नए बदलाव, यानी कि 1967 और 1971। चौथे आम चुनाव और 5वें आम चुनाव की चर्चा इसमें। अगले पार्ट में छठे आम चुनाव और 7वें आम चुनाव और 8वें आम चुनाव की चर्चा, और उसके बाद में 9वें आम चुनाव से लगाकर आगे के चुनावों की हम लोग चर्चा करेंगे। और अंतिम जो भाग रहेगा उसमें हम बात करेंगे भारत के विदेश संबंध, यानी कि भारत पाकिस्तान के बीच में संबंध, भारत चीन के बीच में संबंध की हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे जन आंदोलनों का उदय। 1970 के दशक के बाद में भारत में बहुत से जन आंदोलन हुए थे, चाहे चिपको आंदोलन हो, दलित पैंथर्स आंदोलन हो, उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम नेशनल फिश वर्कर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो बहुत से आंदोलनों की पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इस अध्याय में क्षेत्रीय आकांक्षाओं में हम लोग बात करेंगे पूर्वोत्तर की, हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, हम बात करेंगे पंजाब के क्षेत्र की, ताकि आप लोग समझ पाएं कि हमारे देश में कौन कौन सी क्षेत्रीय आकांक्षाएं थी, अलगाववाद और पृथकवाद की कहां कहां से मांग हुई थी। तो ये हमारे पढ़ने का जो क्रम रहेगा उससे मैंने आप लोगों को अवगत करवाया। फिलहाल हम पहले खंड की बात करेंगे और पहले खंड में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, हम बात करेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौती। देखिए, स्वतंत्र भारत के समक्ष
पहली जो चुनौती थी वो पहली चुनौती थी राष्ट्र निर्माण की चुनौती। हम यानी कि हम किसकी चर्चा करने वाले हैं? राष्ट्र निर्माण की चुनौती। पहले अध्याय का जो आपके नाम है वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। राष्ट्र निर्माण की चुनौती। अब तक मैंने इस पाठ्य पुस्तक की आप सब लोगों के समक्ष एक डायग्राम आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि हम करने वाले क्या है आगामी कक्षाओं के अंदर। अब हम प्रारंभ कर रहे हैं पहला अध्याय राष्ट्र निर्माण की चुनौती। स्वतंत्र भारत के समक्ष जो पहली जो चुनौती थी वो थी देश में एकता व अखंडता स्थापित करने की चुनौती। एकता व अखंडता स्थापित करने की चुनौती, ये स्वतंत्र भारत के समक्ष पहली चुनौती थी। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के समक्ष जो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती थी वो राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी। पहले आपको बता देते हैं कि इस अध्याय में हम लोग क्या पढ़ेंगे। एक बात आप लोगों की एकदम क्लियर करना चाहूंगा कि हो सकता है कि शुरुआती कुछ दिनों में आप लोगों को कुछ जटिलताएं लगे, कोई बात समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट्स करके अवश्य बताएं। आपकी जिज्ञासाओं को शांत किया जाएगा। आपका समय बहुत कम लेंगे और केवल सीधे हम टॉपिक्स की बात करेंगे जिसे हम पढ़ने वाले हैं। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए तो उपयोगी है ही है। इसके अलावा जो भी विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण किताब है, विशेष रूप से फर्स्ट ग्रेड के लिए। ये तो पाठ्यक्रम में पूरी की पूरी किताब, तो उन विद्यार्थियों को भी ये वीडियो देखना चाहिए। आप लोग बार बार इन वीडियो को देखेंगे तो आपकी सारी दिक्कतें दूर होगी। कहा भी जाता है कि करत करत प्रयास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर होत निशान। आप लोग बार बार कोशिश करें। मैं अक्सर अपनी बहुत पसंदीदा पंक्तियों के साथ किसी बात को शुरू करता हूं कि उड़ान से रिश्ता रखता है पंछी, उड़ान से रिश्ता रखता है पंछी, आसमान से रिश्ता रखता है पंछी, मंजिल चाहे दूर कितनी भी क्यों ना हो, थकान से कब रिश्ता रखता है पंछी, थकान से कब रिश्ता रखता है पंछी। आइए हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत के समक्ष पहली चुनौती, और वो पहली चुनौती है राष्ट्र निर्माण की चुनौती, अर्थात देश में एकता और अखंडता स्थापित करने की चुनौती। आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए, कहां दिक्कत थी? दिक्कतें थी स्वतंत्र भारत में जो राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी। इस राष्ट्र निर्माण के समक्ष देश में एकता और अखंडता स्थापित करने के सामने मुख्यतः 3 बाधाएं थी। कितनी बाधाएं थी? 3 बाधाएं। पहली, विभाजन से उत्पन्न चुनौती, विभाजन से उत्पन्न चुनौती। दूसरी, देशी रियासतों के एकीकरण की चुनौती, देशी रियासतों के एकीकरण की चुनौती। अर्थात हम क्या पढ़ने वाले इस किताब में। और तीसरी जो हम लोगों के सामने जो चुनौती थी वो थी राज्यों के पुनर्गठन की चुनौती, राज्यों के पुनर्गठन की चुनौती, राज्यों के पुनर्गठन की चुनौती, राज्यों के पुनर्गठन की चुनौती। एकदम स्पष्ट होनी चाहिए बात, एकदम क्लियर होनी चाहिए। स्वतंत्र भारत के समक्ष कितनी चुनौतियां थी? 3। पहली राष्ट्र निर्माण की, दूसरी लोकतंत्र स्थापित करने की, और तीसरी नियोजित विकास की। पहली जो स्वतंत्र भारत के सामने चुनौती थी वो कौन सी थी? राष्ट्र निर्माण की, यानी देश में एकता और अखंडता स्थापित करने की चुनौती। और देश की एकता के समक्ष उस समय कितनी बाधाएं थी? 3। पहली, विभाजन से उत्पन्न चुनौती, दूसरी, देशी रियासतों के एकीकरण की चुनौती, और तीसरी, राज्यों के पुनर्गठन की चुनौती। प्रिय विद्यार्थियों, इन 3 बिंदुओं पर यह पूरा का पूरा आप लोगों का अध्याय पूरा होगा। तो राष्ट्र निर्माण के समक्ष पहली जो चुनौती थी वो थी विभाजन से उत्पन्न चुनौती। क्या चुनौतियां थी, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब के बारे में चर्चा करने से पहले हम इस किताब के शुरुआती पन्नों को देख लेते हैं। आप लोग अपनी किताब खोल के देख सकते हैं, या मेरी पूरी क्लास देखने से पहले या क्लास देखने के बाद उस किताब को आप लोग पढ़ सकते हैं। आप जानते हैं कि स्वतंत्रता हम लोगों को किस पृष्ठभूमि में मिली। मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने अलग से पाकिस्तान देश की मांग की, द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया। 14 अगस्त को लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 को भारत पाकिस्तान के विभाजन किया गया। आप ये भी जानते हैं कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आजादी मिलती है
और 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान को आजादी मिलती है। आप यह भी जानते हैं कि इसी समय हमारी संविधान सभा भारत के संविधान का निर्माण कर रही थी। आप यह भी जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और 24 जनवरी 1950 को हमारी संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अर्थात इस समय, जिस समय हिंदुस्तान आजाद हुआ, यानी 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को संविधान सभा उस समय संविधान का निर्माण कर रही थी। आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि 14 जुलाई से 31 अगस्त के बीच में, 31 अगस्त 1947 के बीच में भारतीय संविधान सभा का चौथा सत्र चल रहा था। यानी कि इस समय हमारी संविधान सभा अधिवेशन में थी। इस समय चौथा अधिवेशन चल रहा था और इसी चौथे अधिवेशन के बाद में अगस्त महीने के अंदर भारत के संविधान सभा का एक विशेष सत्र बुलाया जाता है, एक विशेष बैठक बुलाई जाती है 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को। यानी 14 अगस्त को रात को 11 बजे संविधान सभा का एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है और इस संविधान सभा के विशेष अधिवेशन को भारत के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो ये भाषण दिया था प्रिय विद्यार्थियों, ये भाषण उस समय के सर्वश्रेष्ठ भाषणों में से एक माना जाता है। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण दिया था। उस प्रसिद्ध भाषण का जो नाम है आप लोगों को याद रखना है। मैं बिल्कुल आपके यहां पर दिखा देता हूं कि उस भाषण का नाम क्या था। उस भाषण का नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी अर्थात भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ये आप लोगों को याद रखना है, रट के याद रखना है। बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा आप लोगों के 1 नंबर का कि 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो भाषण दिया गया था उसे किस नाम से जाना जाता है? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है और इसे हिंदी में कहा जाता है भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, आप लोगों को यह भी याद रखना है। भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। क्या तात्पर्य था इसका? इसका तात्पर्य था कि नियति से बहुत पहले हम लोगों ने वादा किया था, उस नियति से आज हमारा संपर्क हो रहा है। आज हिंदुस्तान कुछ ही पल में आजाद होने वाला है। इस नाम से पंडित नेहरू ने एक बहुत प्रसिद्ध भाषण दिया था। पंडित नेहरू ने इस भाषण में इस बात का भी जिक्र किया कि सच्ची आजादी हम लोगों को तब मिलेगी जब हम प्रत्येक व्यक्ति के आंखों के आंसू को पहुंच लेंगे। पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा को आजादी की उस वेला को जो संबोधित किया गया था, उसमें जो उन्होंने भाषण दिया, उस भाषण को ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से जाना जाता है। एक तो बात आप लोगों को यह याद रखनी है, 1 नंबर का प्रश्न है। और स्वतंत्रता आंदोलन के समय 2 बातें पहले से तय थी, मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं। पहली बात थी कि आजादी के बाद हिंदुस्तान में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित होगी और आजादी के बाद देश में विकास की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की होगी। मुख्य जिम्मेदारी सरकार की होगी। देखिए, किताब के पेज में आप लोगों के साथ साथ इसलिए चला रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चले कि किस प्रकार से हमारी किताब है। हालांकि यहां से आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, धीरे धीरे इसमें हम लोग सुधार कर लेंगे, लेकिन ये तीनों बातें मैंने शुरुआत की आप लोगों को बता दी थी कि स्वतंत्र भारत के समक्ष 3 चुनौतियां थी और वो चुनौतियां किस प्रकार से थी और उसका किस प्रकार से हम लोगों ने समाधान किया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सीधे आ जाते मुख्य जो प्रश्न बनने वाले हैं और उस प्रश्न की कड़ी में हम लोग बात करते हैं। तो पहला जो आप लोगों को पॉइंट दिख रहा है, विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। यानी कि राष्ट्र निर्माण के सामने पहली जो चुनौती थी वो थी विभाजन से उत्पन्न चुनौती। विभाजन से उत्पन्न चुनौती, विभाजन से उत्पन्न चुनौती। और राष्ट्र निर्माण के सामने जो पहली बाधा थी वो थी भारत पाकिस्तान का विभाजन। भारत पाकिस्तान का विभाजन। आप जानते हैं कि किसी भी देश की एकता और अखंडता के सामने इससे बड़ा खतरा क्या हो सकता है कि उस देश को आजादी तो मिली लेकिन देश के विभाजन के साथ में। आप जानते हैं कि 14 अगस्त को महात्मा गांधी ने कहा था कि कल बहुत खुशी का दिन है कि हम लोगों को आजादी मिलने वाली है, लेकिन इसके साथ दुख का दिन भी है क्योंकि हमारा क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है। तो हिंदुस्तान को स्वतंत्रता तो मिली लेकिन विभाजन के साथ में स्वतंत्रता मिली। इस बात की बहुत पीड़ा थी और यह देश के सामने, एकता और अखंडता के सामने एक बहुत बड़ी
चुनौती थी कि विभाजन के बाद हिंदुस्तान को एकता के सूत्र में बांधना, एकता के धागे में पिरोना हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण था। तो विभाजन से उत्पन्न चुनौती, ये जो पहली जो बाधा है, यहां से आप लोगों के 3 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। कितने प्रकार के प्रश्न बनेंगे? 3। पहला, विभाजन का मुख्य कारण क्या था? एक तो हम लोगों को बात करनी है विभाजन के कारण क्या थे। दूसरे, विभाजन के दौरान बहुत सी क्या आई थी? कठिनाइयां आई थी। विभाजन के दौरान बहुत सी क्या आई थी? कठिनाइयां आई थी। तो विभाजन के दौरान कौन सी कठिनाइयां थी? और तीसरा प्रश्न आप लोगों के बनेगा, विभाजन के क्या परिणाम थे? विभाजन के क्या परिणाम थे? जब आप लोगों को मॉडल पेपर सॉल्व करवाएंगे और मॉडल पेपर की पीडीएफ आप लोगों को भेजेंगे, उसके आंसर शीट भी आप लोगों के साथ में भेजेंगे। उन मॉडल पेपर में तीनों प्रश्न भी है और इनके उत्तर भी हाथ से लिखे हुए हैं। तो समझना इस बात को बहुत जरूरी है। समझने के बाद आपके प्रश्न उत्तर पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो विभाजन के कारण क्या थे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो विभाजन का जो मुख्य कारण था, क्योंकि यह बात आप समझ चुके हैं कि हिंदुस्तान को आजादी विभाजन के साथ में मिली थी। 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ, 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ। लेकिन विभाजन का मुख्य कारण था द्विराष्ट्र सिद्धांत। द्विराष्ट्र सिद्धांत। प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न बनेगा कि द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया? द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया? आपका उत्तर होना चाहिए मुस्लिम लीग ने। किसने दिया? मुस्लिम लीग ने। और हम कह सकते हैं मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने। आप जानते हैं कि वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई मुसलमानों के हितों की सुरक्षा करने के लिए। 1940 के दशक के बाद मुस्लिम लीग ने अलग से पाकिस्तान देश की मांग कर डाली। प्रश्न बनेगा द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया? उत्तर रहेगा मुस्लिम लीग, या हम कह सकते हैं मोहम्मद अली जिन्ना ने। दूसरा प्रश्न बनेगा द्विराष्ट्र सिद्धांत से आपका तात्पर्य क्या है? द्विराष्ट्र सिद्धांत से तात्पर्य है कि हिंदुस्तान 2 कौम का देश है। हिंदुस्तान कितनी कौम का देश है? 2 कौम का देश है। अतः 2 देशों को आजादी मिलेगी। इसका मतलब एक हिंदुओं का देश और एक मुसलमानों का देश, और मुसलमानों का एक अलग से देश बनेगा जिसका नाम क्या होगा? पाकिस्तान। जिसका नाम क्या होगा? पाकिस्तान। किताब में यदि हम लोग बात करेंगे तो द्विराष्ट्र सिद्धांत के अंतर्गत मानना था कि भारत किसी एक कौम का नहीं, हिंदू और मुसलमान 2 कौमों का देश था। इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग से देश यानी पाकिस्तान की मांग की। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने प्रारंभ में इस द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया, लेकिन अंततः मानना ही पड़ा, क्योंकि आप जानते हैं हमने द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार क्यों किया, हमने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार क्यों किया। इसके बारे में यदि हम लोग चर्चा करते हैं, इसके बारे में यदि हम लोग चर्चा करें तो इसका मुख्य कारण था कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। अभी ये रिट में प्रश्न आया था, सीधी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। ये जो सीधी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था, मौलाना अब्दुल कलाम ने इसे काले दिवस की संज्ञा दी थी। बड़े स्तर पर हिंदुस्तान में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इसके बाद यह तय हो गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास में 2 विकल्प थे, या तो एक हमेशा हमेशा के लिए सांप्रदायिक हिंसा को स्वीकार किया जाए, यानी कि भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच हमेशा सांप्रदायिक दंगे चले, सांप्रदायिक हिंसा को स्वीकार किया जाए, और या फिर एक अखंड व सशक्त देश का निर्माण किया जाए। सशक्त देश का निर्माण किया जाए। कांग्रेस ने कौन सा रास्ता अपनाया? दूसरा, विभाजन की मांग को स्वीकार कर दो ताकि शेष जो भारत रहे उसको अखंड बनाए, उसको हम सशक्त देश का निर्माण करें, एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करें। क्योंकि सांप्रदायिक हिंसा होनी थी। कांग्रेस को पता चल गया कि जब तक यदि इस देश का विभाजन नहीं हुआ, हमेशा हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगे होंगे। आप जानते हैं कि विभाजन के दौरान व्यापक स्तर पर सांप्रदायिक दंगे हुए, लाखों की संख्या में लोग मारे गए। आप लोगों ने यदि गदर फिल्म कभी देखी है तो आप लोग जानते हैं कि विभाजन किन परिस्थितियों में हुआ था। अतः कांग्रेस के सामने 2 रास्ते थे, या तो सांप्रदायिक दंगों को हमेशा स्वीकार किया जाए या एक अखंड व सशक्त देश का निर्माण किया जाए। कांग्रेस पार्टी ने किस सिद्धांत को अपनाया? अखंड व सशक्त देश के निर्माण का। पंडित नेहरू ने यह कहा था कि यदि शरीर का कोई अंग विष से युक्त हो जाए तो उसको काटकर फेंकने में ही फायदा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल लॉर्ड माउंटबेटन से मिलने के बाद में उन्होंने कहा कि अब मुस्लिम लीग विभाजन चाहे ना चाहे
अब हम विभाजन चाहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, उस समय की परिस्थितियां ऐसी बन चुकी थी कि किसी भी स्थिति में हम देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए हम विभाजन किए बिना राष्ट्र में एकता स्थापित कर नहीं सकते थे। इसलिए भारत पाकिस्तान के विभाजन को क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। तो यहां से दो प्रश्न आएंगे। पहला, द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया? मुस्लिम लीग ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। दूसरा, द्विराष्ट्र सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? तो भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान दो कौमों का देश है, अतः मुसलमानों के लिए एक अलग से देश यानी पाकिस्तान होगा, ऐसा मुस्लिम लीग का मानना था। अतः भारत पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया। एक एनसीईआरटी के पेपर में एक बार प्रश्न पूछा गया था, आज से जब 2012 से 2017 तक एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू था, कि द्विराष्ट्र सिद्धांत को कब नकार दिया गया? द्विराष्ट्र सिद्धांत को कब नकार दिया गया? तो इसका उत्तर था 1971। ये बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न आ चुका है एनसीईआरटी में। जरा सोचिए, 1971 में द्विराष्ट्र सिद्धांत को कैसे नकार दिया गया था? आप जानते हैं कि पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तब दो पाकिस्तान बने, एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि ये दो पाकिस्तान कैसे बने। एक बना पश्चिमी पाकिस्तान, एक बना पूर्वी पाकिस्तान। आप जानते हैं कि वर्ष 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने एक जबरदस्त आंदोलन किया शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में, अवामी लीग पार्टी के नेतृत्व में, और वर्ष 1971 में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाता है। जैसे पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बनता है उस दिन द्विराष्ट्र सिद्धांत समाप्त हो गया। द्विराष्ट्र सिद्धांत को नकार दिया पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने। क्यों? क्योंकि द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब था दो देश, एक हिंदुओं का और एक पाकिस्तान मुसलमानों का। तो मुसलमानों का देश जो होगा पाकिस्तान होगा, लेकिन यहां तो जो एक पाकिस्तान था वो आजाद हो गया। इस प्रकार से 1971 में द्विराष्ट्र सिद्धांत को नकार दिया गया। ये बात भी आप लोगों के ध्यान में होनी चाहिए, ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो मैंने कहा कारण में हमारी बात जो है एकदम स्पष्ट हो चुकी है। अगली जो हम लोग बात करना चाह रहे हैं वो है भारत पाक विभाजन इतनी आसान परिस्थितियों में नहीं हुआ था। भारत पाक विभाजन के दौरान कौन कौन सी कठिनाइयां आई थी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं। तो जरा देखिए, भारत पाक विभाजन के दौरान कौन कौन सी कठिनाइयां आई थी। देखिए, सबसे पहले तो भारत पाकिस्तान का विभाजन किस आधार पर हुआ था? धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। विश्व में यह पहला अवसर था जब किसी देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, और धर्म के आधार पर यह विभाजन हुआ और यह तय किया गया था कि जहां मुसलमान बहुसंख्यक होंगे, जहां मुस्लिम बहुसंख्यक होंगे, वहां पाकिस्तान होगा, और शेष जो हिस्सा होगा उस हिस्से में क्या रहेगा? भारत रहेगा। जहां मुस्लिम बहुसंख्यक होंगे वहां पाकिस्तान होगा, शेष हिस्से में भारत रहेगा। पूरे हिंदुस्तान पर जब नजरें दौड़ाई गई तो एक भी ऐसा इलाका नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्यक थे। ऐसी परिस्थितियों में यह तोड़ निकाला गया कि जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां पाकिस्तान होगा। मुस्लिम बहुल क्षेत्र की जब बात आती है तो भारत में दो ऐसे हिस्से थे जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन दिक्कत क्या थी कि एक हिस्सा था पश्चिम दिशा में और एक हिस्सा था पूर्वी दिशा में। एक हिस्सा था पश्चिम दिशा में और दूसरा हिस्सा था पूर्वी दिशा में। इन दोनों को आपस में मिलाया नहीं जा सकता था, ऐसा कोई तरीका नहीं था, ऐसी कोई तरकीब नहीं थी हम लोगों के पास में कि इन दोनों इलाकों को एक कर दिया जाए। दो क्षेत्र थे, पहला पश्चिम और दूसरा पूर्वी। अंत में जब कोई समाधान नहीं निकला तो एक नहीं कितने पाकिस्तान बने? दो पाकिस्तान बने, एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। तो इस प्रकार से हमने भारत पाकिस्तान का विभाजन किया। इस तरीके से जब हमने भारत पाकिस्तान का विभाजन किया तो यह विभाजन कोई आसान कार्य नहीं था। इस विभाजन के दौरान बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्रश्न क्या बनेगा? भारत पाक विभाजन के दौरान कौन कौन सी कठिनाइयां आई, उन कठिनाइयों का सविस्तार वर्णन कीजिए। आइए हम अब एक एक कठिनाई के बारे में चर्चा करते हैं। एक बात आप लोगों के सामने और स्पष्ट कर देना चाहते हैं, राजनीति विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें आप लोगों को प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पॉइंट में देना होगा।
प्रश्नों के उत्तर आप यदि पॉइंट में देंगे तो आपको बढ़िया नंबर मिलेंगे। तो बिना पॉइंट किसी प्रश्न का आप लोगों को उत्तर नहीं देना है। एनसीईआरटी की किताब में किसी भी प्रश्न के उत्तर में कहीं पर भी किताब में कोई पॉइंट नहीं लिखा हुआ। ये सब पॉइंट हम लोगों को बनाने पड़ेंगे। आपको नोट्स भी इसके लिए, आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवाई जाएगी जब हम मॉडल पेपर के आंसर शीट आप लोगों को देंगे। बाकायदा उसमें यही पॉइंट लिखे होंगे जो पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं और मेरे द्वारा तैयार किए हुए नोट्स है। तो आइए चर्चा करते हैं, भारत पाकिस्तान के विभाजन के दौरान कौन कौन सी कठिनाइयां थी। भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान कौन कौन सी कठिनाइयां थी। पहली जो कठिनाई थी भारत पाकिस्तान के विभाजन के दौरान वो ये थी कि कोई भी क्षेत्र, पहला पॉइंट, कोई भी क्षेत्र, आप इन पॉइंट को नोट भी कर सकते हैं, कोई भी क्षेत्र मुस्लिम बहुसंख्यक नहीं था। क्योंकि विभाजन किस आधार पर हुआ कि जहां मुसलमान बहुसंख्यक होंगे वहां पाकिस्तान होगा। हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में मुसलमान क्या नहीं थे, बहुसंख्यक नहीं थे। यह हमारा एक पॉइंट हो गया। पहली कठिनाई यह आई, क्या तरीका निकाला गया कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां पाकिस्तान होगा, मुस्लिम बहुल क्षेत्र में पाकिस्तान होगा। इस हिसाब से दो क्षेत्र थे, एक पश्चिम में था तो दूसरा पूर्व में था। इन दोनों क्षेत्रों को आपस में मिलाया नहीं जा सकता था। अतः कितने पाकिस्तान बने, दो पाकिस्तान बने, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। इस प्रकार से इस दिक्कत का सामना करना पड़ा था क्योंकि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र था। दो केवल ऐसे क्षेत्र थे जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी, वहां पर भी पूर्ण रूप से मुस्लिम नहीं थे, मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी, एक पश्चिम और दूसरा पूर्व। तो इस प्रकार से एक पश्चिमी पाकिस्तान बना और एक पूर्वी पाकिस्तान बना। दूसरी बात, दूसरी जो दिक्कत थी, जो कठिनाई थी वो ये थी कि प्रत्येक मुस्लिम बहुल क्षेत्र, पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, प्रत्येक मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान में जाने को तैयार नहीं, पाकिस्तान में जाने को तैयार नहीं। प्रत्येक मुस्लिम क्षेत्र पाकिस्तान में जाने के लिए तैयार नहीं था। यह दूसरी कठिनाई थी क्योंकि हमने क्या कहा, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र वो किस में रहेगा, पाकिस्तान में। लेकिन प्रत्येक मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान में जाने को तैयार ही नहीं था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत था, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, इस पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों के बनने वाला है। पश्चिमोत्तर प्रांत के निर्विवाद नेता थे जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। और ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता थे। इन्होंने पश्चिमोत्तर प्रांत को पाकिस्तान में मिलाने का अंतिम समय तक विरोध किया और जब पाकिस्तान के क्षेत्र में इनके प्रांत को शामिल कर दिया गया तब इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमारे आंदोलन को भेड़ियों के सामने फेंक दिया। तो बहुत अच्छा प्रश्न रहेगा कि प्रत्येक मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान में जाने को तैयार नहीं था। पश्चिमोत्तर प्रांत के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था, और इन्होंने इस बात का जबरदस्त विरोध किया कि हम पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते हैं। एक प्रश्न यहां से आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया बनेगा। क्या बनेगा? उन दो नेताओं के नाम लिखिए जिन्होंने अंतिम समय तक भारत पाक विभाजन का विरोध किया। पहला नाम होगा, आप सब जानते हैं, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के विचारों से ही प्रेरित थे जिन्हें कहा जाता था सीमांत गांधी, और उनका पूरा नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को इस प्रकार से देना है। खैर, आगे बात करते हैं हम लोग। भारत पाक विभाजन के दौरान तीसरी समस्या क्या थी, तीसरी कठिनाई क्या थी? तीसरी कठिनाई यह थी कि पंजाब व बंगाल में गैर मुस्लिम समुदाय, पंजाब व बंगाल में गैर मुस्लिम समुदाय विभाजन, यानी कि इस तरफ जो बंगाल का जो प्रांत था और इस तरफ जो पंजाब का प्रांत था, यहां पर बड़ी संख्या में गैर मुस्लिम आबादी थी। यानी कि यहां पर हिंदू भी थे और सिख भी थे, यहां पर हिंदू थे। ऐसी परिस्थितियों में क्या किया जाए?
तो ऐसी समस्या का समाधान करने के लिए तरीका अपनाया गया कि पंजाब और बंगाल का विभाजन किया जाए। पंजाब और बंगाल का विभाजन करना पड़ा। एक पंजाब पाकिस्तान में गया और एक पंजाब भारत में रहा, एक बंगाल पाकिस्तान में गया और पश्चिमी बंगाल हिंदुस्तान में रहा। आप जरा सोचें कि पंजाब और बंगाल के प्रांत के लोग हमेशा से एक साथ रहते आ रहे थे, वहां लाइन खींच दी गई, उनका विभाजन कर दिया गया। एक नंबर का बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा कि भारत पाक विभाजन के दौरान किन दो प्रांतों में सबसे अधिक दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ा, या किन दो प्रांतों का विभाजन हुआ? आपका उत्तर होगा बंगाल और पंजाब। आपको यह भी जानकारी दे देते हैं कि इस बार मानचित्र के प्रश्न भी आएंगे। मानचित्र में क्या प्रश्न पूछा जाएगा? उन दो प्रांतों का उल्लेख कीजिए जो भारत पाक विभाजन से सबसे अधिक प्रभावित हुए। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि उनके नाम है पंजाब और बंगाल। फिर आपको यह पता होना चाहिए कि पंजाब कहां है और बंगाल कहां है। मानचित्र की भी आप लोगों की अलग से कक्षाएं लेंगे, लेकिन साथ साथ आपको बताते रहेंगे कि मानचित्र आप लोगों को किस प्रकार से, मानचित्र के प्रश्न कौन कौन से होते हैं उसकी मैं चर्चा करता रहूंगा। तो पंजाब और बंगाल का जो विभाजन था वो बड़ा दर्दनाक था, वो बड़ा अनियोजित था, वो बड़ा त्रासदीपूर्वक था। 1947 का जो वर्ष था वो अनियोजित था, वो त्रासदीपूर्वक था, वो हिंसा का वर्ष था, वो विस्थापन का वर्ष था। प्रिय विद्यार्थियों, बंगाल और पंजाब का बड़ा दर्दनाक विभाजन हुआ। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि तक सीमा रेखाएं तय नहीं हुई थी कि कहां पाकिस्तान है और कहां हिंदुस्तान है। बंगाल और पंजाब के लोग इस दिक्कत में थे कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं या हम पाकिस्तान के हैं। पंजाब और बंगाल के लोगों को यह भी पता नहीं था कि हम हिंदुस्तान की आजादी का जश्न मनाएं या पाकिस्तान की आजादी का जश्न मनाएं। ऐसी परिस्थितियों में बंगाल और पंजाब के लोगों को बहुत अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो तीसरी जो कठिनाई थी वो ये थी कि पंजाब और बंगाल में जो गैर मुस्लिम समुदाय थे, उस समस्या का समाधान करने के लिए पंजाब और बंगाल का क्या हुआ? विभाजन हुआ। चौथी समस्या क्या थी? चौथी समस्या यह थी, संपत्ति का बंटवारा करना पड़ा। किसका बंटवारा करना पड़ा? संपत्ति का बंटवारा करना पड़ा। तो भारत पाकिस्तान के विभाजन के दौरान जो कठिनाइयां आई, उन कठिनाइयों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और उस कठिनाइयों के अंदर जो चौथी कठिनाइयां वो थी, चौथी कठिनाई संपत्ति का बंटवारा नहीं था। जो चौथी कठिनाई थी वो थी दोनों तरफ अल्पसंख्यक। दोनों तरफ अल्पसंख्यक। चौथी जो कठिनाई थी कि भारत पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया, एक हिंदुओं का देश बन गया, एक मुसलमानों का देश हो गया। हालांकि यह बात कहीं नहीं तय हुई कि भारत केवल हिंदुओं का देश होगा, लेकिन पाकिस्तान मुसलमानों का देश था, यह बात तय हो गई थी। लेकिन विभाजन होने के बावजूद भी दोनों तरफ बड़ी संख्या में कौन बच गए थे? अल्पसंख्यक। पाकिस्तानी क्षेत्रों में हिंदू और सिख अल्पसंख्यक थे और भारतीय क्षेत्र में मुस्लिम अल्पसंख्यक थे। ऐसी स्थितियों में इन अल्पसंख्यकों के लिए बड़ी चिंता का विषय हो गया कि हम क्या करें। रातों रात इन अल्पसंख्यक लोगों को विस्थापित होना पड़ा। इसलिए कहा जाता है कि 1947 का वर्ष विस्थापन का वर्ष था। वर्ष 1947 में भारतीय क्षेत्रों से मुस्लिम और पाकिस्तानी क्षेत्रों से सिख और हिंदुओं का व्यापक स्तर पर विस्थापन हुआ। 10 लाख लोग लगभग विस्थापित हुए, उसमें से 10 लाख से अधिक लोग इस दौरान विस्थापित हुए थे और बहुत से लोग मारे गए थे। रातों रात लोग अपने ही घर में विदेशी बन गए, उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। विशेष रूप से पंजाब और बंगाल में लाखों की संख्या में पाकिस्तानी क्षेत्रों में हिंदू और सिख थे और भारतीय क्षेत्रों में मुसलमान थे। उन लोगों को विस्थापित होना पड़ा, वो अपने घर में विदेशी बन गए। उन लोगों को सब कुछ छोड़कर, घर बार छोड़कर रातों रात अपना घर बार छोड़ना पड़ा और उस दौरान बहुत सी कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा। भारत पाक विभाजन के दौरान कोई सुनिश्चित योजना नहीं थी, तो हम कह सकते थे कि चौथी कठिनाई थी, देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, उसके बावजूद भी दोनों देशों में अल्पसंख्यक बच गए थे। इन अल्पसंख्यकों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, उन लोगों को विस्थापित होना पड़ा। तो मैं पुनः आप लोगों को याद दिला देता हूं कि भारत पाक विभाजन के दौरान 4 प्रकार की कठिनाइयां आई थी। पहली कठिनाई क्या थी? पहली कठिनाई थी कि भारत में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां मुस्लिम बहुसंख्यक थे। उसके बाद में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को पाकिस्तान बनाया गया था और एक पश्चिमी पाकिस्तान बना और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान बना। दूसरा, प्रत्येक मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान में जाने के लिए तैयार नहीं था। हमने सीमांत प्रांत का आपको उदाहरण दिया, खान अब्दुल गफ्फार खान का उदाहरण दिया।
तीसरी जो समस्या थी वो ये थी कि बंगाल और पंजाब का जो बंटवारा किया गया था वो बड़ा दर्दनाक था। और चौथी समस्या ये थी कि धर्म के आधार पर विभाजन करने के बावजूद भी दोनों तरफ अल्पसंख्यक बच गए थे। तो ये था दूसरा प्रश्न। इसमें से अंतिम बात हम लोग कर देते हैं आज की क्लास की, उसके बाद आप लोगों को फ्री करेंगे। भारत पाकिस्तान के विभाजन के परिणाम क्या थे, ये प्रश्न बनेगा। आपकी किताब में कहीं पर भी पॉइंट नहीं दे रखे हैं, हम इसकी बिल्कुल पॉइंट के अंदर चर्चा करेंगे, हम इसकी पॉइंट के अंदर चर्चा करेंगे। तो भारत पाकिस्तान के विभाजन का पहला परिणाम यह था कि लाखों की संख्या में लोगों को क्या होना पड़ा, विस्थापित होना पड़ा। लाखों की संख्या में लोगों को विस्थापित होना पड़ा। और यह जो विस्थापन था, यह बड़ा एक ऐसा विस्थापन था कि आज तक विश्व में इतना बड़ा विस्थापन विश्व के किसी की देश में नहीं हुआ। इसलिए वर्ष 1947 के वर्ष को स्थानांतरण और आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी के वर्ष के रूप में जाना जाता है। रातों रात लोगों को अपना घर बार छोड़कर विस्थापित होना पड़ा। यह विस्थापन बड़ा दर्दनाक था। बहुत से लोग इस दौरान मारे गए, सांप्रदायिक हिंसा हुई। ऐसी स्थिति आ गई कि अमृतसर, लाहौर और कलकत्ता सांप्रदायिक हिंसा के गढ़ बन गए। अमृतसर, लाहौर और कलकत्ता सांप्रदायिक हिंसा के गढ़ बन गए। ऐसी स्थितियां आ गई थी कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में हिंदू और सिखों ने जाना छोड़ दिया और हिंदू बहुल क्षेत्रों में सिखों और मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। ऐसी हिंदू बहुल क्षेत्रों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। सदियों से जो लोग भाई भाई की तरह रहते आ रहे थे, हमारा जो प्राचीन इतिहास था उसके तहत हम सांप्रदायिक सद्भावना से रहते आ रहे थे। लेकिन फूट डालो राज करो की नीति के तहत जो मुसलमानों ने जो बीज बोए, यहां पर जो विष के बीज बोए थे, वो विष के बोझ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन करवा कर रहे और हिंदू मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन बन गए। लाखों की संख्या में हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा और मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा। ऐसी स्थिति के अंदर विस्थापित होना पड़ा लोगों को। जो भारतीय क्षेत्र में जो पाकिस्तान के लोग थे, मुस्लिम लोग थे, वो पाकिस्तानी क्षेत्रों में गए और पाकिस्तानी क्षेत्रों में जो सिख और हिंदू थे वो भारत के क्षेत्र में आए और इस दौरान उनको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। यह विस्थापन रातों रात अचानक आकस्मिक करना था। जरूरी आवश्यक वस्तुएं अपने साथ लेकर लोगों को, लाखों लोगों को हजारों सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता उन लोगों को तय करना पड़ा था। तो आप समझ सकते हैं कि अपना घर बार छोड़ना पड़ा। सदियों से, पीढ़ियों से वहां पर रह रहे थे, लेकिन उन लोगों को घर बार छोड़कर उन लोगों को विस्थापित होना पड़ा। जब ये लोग विस्थापित हो रहे थे तो दूसरे क्या परिणाम हुआ? दूसरा परिणाम यह हुआ कि महिलाओं व बच्चों के साथ बड़े स्तर पर अत्याचार हुए। भारत पाक विभाजन के दौरान जब लोग विस्थापित हो रहे थे, जिस समय सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे विभाजन के दौरान, उस दौरान महिलाओं और बच्चों के साथ बहुत अधिक अत्याचार हुए। बहुत बड़ी संख्या में बच्चे अपने माता पिता से बिछुड़ गए थे। बहुत सी महिलाएं अपने परिवार से बिछड़ गई थी। उन लोगों को जबरन दूसरे धर्म के लोगों के साथ में विवाह करना पड़ा। इवन उन लोगों का धर्म भी परिवर्तन करवाया। बहुत से लोगों ने कुल की इज्जत के नाम से महिलाओं को अपने, यानी कि महिलाओं को मार दिया। उन्होंने मौत के घाट उतार दिया उनको अपने कुल की इज्जत बचाने के लिए। आप सोच सकते हैं कि इस विभाजन के दौरान महिलाओं के साथ कितनी हिंसा हुई होगी, उनके साथ कितनी ज्यादती हुई होगी। उनको जबरन अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ा। उनको जो है अन्य धर्म के लोगों के साथ में विवाह करना पड़ा। तो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, बच्चों के साथ में बहुत अधिक अत्याचार हुआ। तीसरा जो इसमें हम लोग पॉइंट कह सकते हैं वह है कि सांप्रदायिक हिंसा हुई इस दौरान। तीसरा जो पॉइंट या हम परिणाम कह सकते हैं, सांप्रदायिक हिंसा। आप जानते हैं कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया और उस सीधी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दिन लाखों की संख्या में लोग मारे गए। भारत पाक विभाजन के परिणाम ये हुए कि लाखों लोग विस्थापित हुए, लाखों लोग इसमें मारे गए। हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा, मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा। इस दौरान बहुत अधिक संख्या में लोग मारे गए, एक दूसरे के दुश्मन बन गए। तो हम कह सकते हैं कि पूरे देश में जो माहौल था वो किसका माहौल था? सांप्रदायिक हिंसा का माहौल था। इस सांप्रदायिक हिंसा के माहौल में देश की तस्वीर कितनी भयानक हुई होगी आप लोग कल्पना कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, वित्तीय संपत्ति का बंटवारा। वित्तीय संपत्ति का बंटवारा।
वित्तीय संपत्ति का बंटवारा, टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और सरकारी और रेलवे के कर्मचारियों तक का बंटवारा हुआ। किस प्रकार का बंटवारा था? जैसे ये कितना अजीब सा बंटवारा था कि देश का बंटवारा हुआ, लेकिन देश के साथ साथ में वित्तीय संपत्ति का बंटवारा हुआ। इस वित्तीय संपत्ति की बात करते हैं तो टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, पुलिस के वाद्य यंत्रों, सरकारी कर्मचारियों, रेलवे कर्मचारियों तक का विभाजन हुआ। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि विभाजन के परिणाम कितने भयानक होंगे। और अंत में यदि हम लोग बात करें कि भारत पाकिस्तान के जो विभाजन के परिणाम में अंतिम जो पॉइंट था, वो हम बात करते हैं शरणार्थियों की समस्या। किसकी समस्या? शरणार्थियों की समस्या। अभी हम लोगों ने बात की कि लाखों की संख्या में पाकिस्तानी क्षेत्रों से हिंदू और सिख भारत में विस्थापित हुए और लाखों की संख्या में मुस्लिम लोग कहां गए? पाकिस्तानी क्षेत्रों में लाखों की संख्या में जो है ये विस्थापन हुआ। और ये जो लोग पाकिस्तानी क्षेत्रों से जो हिंदुस्तान में आए, हिंदुस्तान के क्षेत्र से जो पाकिस्तान में गए, वो उन देशों में क्या बनकर रह गए? शरणार्थी बन के रह गए। शरणार्थी किसे कहते हैं? ऐसे लोग जो किसी प्राकृतिक आपदा के कारण या किसी युद्ध के कारण एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं, उन्हें हम विस्थापित जन कहते हैं। और दूसरे देश में जब वो जाते हैं तो दूसरे देश में उन्हें किस नाम से जाना जाता है? शरणार्थियों के नाम से जाना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इन लोगों के लिए, जो लोग विस्थापित हुए, जो लोग भारत पाकिस्तान में शरणार्थियों की भांति रहे, इन लोगों के लिए आजादी का मतलब था महीनों महीनों तक शरणार्थी शिविरों में रहना। उनका कोई ठिकाना नहीं था, वो अपने ही देश में बेगाने बन गए थे। तो आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि उनकी कितनी दिक्कतें थी। तो भारत पाक विभाजन के जो परिणाम हुए, इसके पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए, महिलाओं और बच्चों के साथ में अत्याचार हुआ, सांप्रदायिक हिंसा हुई, वित्तीय संपत्ति का बंटवारा हुआ और शरणार्थियों की समस्या रही। आप ये भी जानते हैं कि ऐसी परिस्थिति में क्या होने वाला है। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि पाकिस्तानी क्षेत्रों में हिंदू अपने मंदिरों में जाने के लिए आजाद है, मुस्लिम मस्जिदों में जाने के लिए आजाद है, लेकिन वास्तविकता बहुत अलग थी। इधर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भले ही पाकिस्तान मुस्लिम देश हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान किसी एक कौम, एक धर्म का देश नहीं हो सकता है। यहां अल्पसंख्यकों का सम्मान किया जाएगा, उनको अधिकार दिए जाएंगे, क्योंकि हम चाहकर भी सभी हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों के लोगों को भारत से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में विस्थापन होने के बावजूद भी 12% भारत के अंदर मुस्लिम बच गए थे। 1951 में 12% मुसलमान हिंदुस्तान में थे। अतः पंडित नेहरू ने उन सबको, भारत सरकार ने, हमारी संविधान सभा ने आसान्वित करवाया कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ में ज्यादती नहीं होगी, हिंदुस्तान में उनको अधिकार दिए जाएंगे, उनको पूरे नागरिक अधिकार दिए जाएंगे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह मानना था कि यदि इस परिस्थितियों में हम यदि अल्पसंख्यकों को साथ लेकर नहीं चलेंगे, यदि हम भाईचारे की भावना से आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ये नासूर बन जाएगा, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने देखा कि स्वतंत्र भारत की राजनीति में 9 अध्याय है। उन 9 अध्याय में हम लोगों ने चर्चा की कि 3-3 के जोड़ों में हम अध्याय को पढ़ेंगे। और पहले हम बात कर रहे हैं स्वतंत्र भारत के समक्ष 3 चुनौतियां, राष्ट्र निर्माण की, लोकतंत्र स्थापित करने की और नियोजित विकास की। और इसमें पहली चुनौती पढ़ रहे हैं राष्ट्र निर्माण की। देश की एकता और अखंडता के समक्ष चुनौती क्या थी? उसमें 3 बाधाएं थी। पहली बाधा आज हमने देखी है विभाजन से उत्पन्न चुनौती। कल हम बात करेंगे, अगली क्लास में हम बात करेंगे देशी रियासतों के एकीकरण की, और उससे अगली क्लास में बात करेंगे हम लोग राज्यों के पुनर्गठन की। तो बने रहिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, कक्षा 12 के विद्यार्थियों तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाए। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, जल्दी आप लोगों के बीच में अगला वीडियो आएगा। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।